मुस्कान एक खूबसूरत हिंसती मुस्कुराती लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ख्वाब थे और उसकी हंसी में जादू था। वो जहां जाती वहां खुशियां बिखेर देती। इसके हर कदम पर जादू था। दोस्त उसे रोशनी की करण कहते थे, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करने और उन्हें खुश रखने में लगी रहती थी। मुस्कान एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुई थी। उसके वालिद एक आम सरकारी मुलाजिम थे और वालदा एक घरेलू खातून। वो तीन बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और बचपन से ही जिम्मेदार और समझदार थी। इसकी ख्वाहिश थी कि वो एक दिन डॉक्टर बने और गरीबों का इलाज करे। स्कूल में भी वो सबकी चहेती थी। इसातिजा इसकी मेहनत और जहानत के कायल थे और दोस्त उसकी मेहरबानी और हमदर्दी की मिसालें दिया करते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। मुस्कान के वालिद की अचानक वफात ने उनके घर को हिलाकर रख दिया। वो एक ऐसी आजमाइश थी जिसने सबको तोड़कर रख दिया। लेकिन मुस्कान हिम्मत न हारी। उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ का सहारा बनेगी। उसने स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि घर के अखराजात में मदद दे सके। दिन भर की थकन के बावजूद वो हमेशा मुस्कुराती रहती। उसकी माँ अक्सर उसकी पेशानी चूम कर कहती, बेटी, तुम मेरी ताकत हो। मुस्कान की मेहनत रंग लाई। उसने स्कॉलरशिप हासिल कर ली और मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। ये एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन चीलिंग्स अभी खत्म नहीं हुए थे। दिन भर क्लासेस, रात को ट्यूशंस और बाकी वक्त अपनी माँ और बहन भाइयों के साथ गुजारना, ये सब आसान न था। मगर उसकी हिम्मत कभी न टूटी। कॉलेज में भी सब उसे पसंद करते थे, मगर एक शख्स ऐसा था जो उसे खास तौर पर पसंद करता था, आदिल। वो एक ज़हीन और नेकदिल नौजवान था जो हमेशा मुस्कान की मदद के लिए तैयार रहता था। मगर मुस्कान का एक ही ख्वाब था, और वो था डॉक्टर बनना। साल गुजरते गए और आखिर वो दिन आया जब मुस्कान ने डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली। ये दिन सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसकी माँ, बहन भाइयों और उन तमाम लोगों के लिए खुशी का दिन था जिन्होंने उसके साथ मुश्किलात का सामना किया था। अब मुस्कान एक कामयाब डॉक्टर थी और उसने एक फरीक लिंक खोल लिया था जहां वो गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करती थी। उसकी हंसी अब और भी दलक्ष थी, क्योंकि उसके ख्वाब पूरे हो चुके थे। आदिल अब भी उसके दिल के करीब था, और जब उसने एक दिन हंसी की तो उसके दिल के करीब होने के बावजूद उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मुस्कान ने भी मुस्कुराकर हाँ कर दी। वो जान चुकी थी कि मोहब्बत वही होती है जो मुश्किल वक्त में साथ दे और ख्वाबों को हकीकत बनाने में मदद करे। मुस्कान की कहानी एक सबक है कि अगर नीयत नेक हो और हिम्मत कायम रहे तो कोई भी ख्वाब नामुमकिन नहीं होता। उसकी मुस्कुराहट आज भी लोगों के चेहरों पर खुशियां बखेर रही थी, जैसे वो हमेशा से करती आई थी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम दानिश था। दानिश एक आम से घराने का लड़का था, लेकिन उसके ख्वाब बड़े थे। वो हमेशा जदीद टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स के बारे में सुनकर हैरान रहता था। गांव के करीब के शहर में एक कंप्यूटर की दुकान थी जहां दानिश अक्सर जाया करता था। वो वहां मौजूद कंप्यूटर्स को हसरत भरी नजरों से देखता, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक कंप्यूटर खरीद सके। एक दिन दानिश ने गलत रास्ता अख्तियार करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में जब दुकान बंद थी, वो चुपके से दुकान के पिछले दरवाजे से अंदर घुस गया और एक कंप्यूटर चुरा लिया। दानिश ने जल्दी से कंप्यूटर एक बोरी में डाला और अपने घर ले आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो खुश भी था कि अब उसके पास वो चीज थी जिसका वो ख्वाब देखता था। अगले दिन दुकान के मालिक ने पुलिस को इतला दी कि दुकान से एक कंप्यूटर चोरी हो गया है। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दानिश ने कंप्यूटर को अपने कमरे में छिपाया और उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खौफ रहता था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। कुछ दिनों बाद पुलिस ने गांव में तफ्तीश शुरू की। हर घर की तलाशी ली जा रही थी। जब पुलिस दानिश के घर पहुंची तो उसका दिल कांपने लगा। वो जानता था कि अब उसका राज ज्यादा देर तक नहीं छिप सकेगा। पुलिस ने दानिश के कमरे की तलाशी ली और कंप्यूटर बरामद कर लिया। दानिश ने एतराफ किया कि उसने कंप्यूटर चुरा लिया था। दुकान के मालिक और पुलिस के सामने उसने अपने किए पर निदामत जाहिर की और माफी मांगी। दुकान के मालिक ने दानिश को एक मौका देने का फैसला किया। उसने शर्त रखी कि दानिश दुकान पर काम करेगा और अपनी गलती सुधारेगा। दानिश ने अपनी गलती से सबक सीखा और दुकान पर काम शुरू कर दिया। काम के दौरान उसने कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ सीखा। कुछ महीनों के बाद
दुकान के मालिक ने उसकी मेहनत देखकर उसे एक पुराना कंप्यूटर तोहफे में दे दिया। दानिश ने अपनी जिंदगी को बदलने का अज़म किया और मेहनत से तालीम हासिल करने लगा। वो जानता था कि जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए ईमानदारी और मेहनत का रास्ता ही सही है। लखनऊ की गलियों में, जहां हर ईंट पर तारीख की कहानियां बिखरी हुई थीं, एक नाम सबकी जबान पर था, बेगम जान। वो न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी जहानत और बेबाकी के लिए भी मशहूर थी। बेगम जान का असल नाम ज़ैनब था, लेकिन उसकी जुर्अतमंदाना शख्सियत ने उसे बेगम जान बना दिया। वो एक ऐसी लड़की थी जो समाज के उसूलों को तोड़ने का हौसला रखती थी। उसका हुस्न शहर के नवाबों और रईसों को अपनी तरफ खींचता, लेकिन वो किसी की दस्तरस में नहीं आती थी। वो अपनी शराइत पर जिंदगी गुजारती, अपनी मर्जी से फैसले करती और किसी के आगे सर न झुकाती। शहर में चर्चा लखनऊ के बाजारों, हवेलियों और चौपालों में हर जगह बेगम जान के किस्से सुनाए जाते। कुछ कहते कि वो किसी रईस की बिगड़ी हुई औलाद है, कुछ का कहना था कि वो किसी नवाब की नाजायज बेटी है, और कुछ लोग उसे किसी प्रासरार दास्तान की शहजादी समझते। हकीकत जो भी थी, मगर सब उससे मरगूब थे। बेगम जान का लिबास हमेशा नफीस होता, चमकदार रेशम के जोड़े, नाजक मगर कीमती जेवरात और खुशबू जो मैलों दौर तक उसकी मौजूदगी का पता देती। लेकिन वो सिर्फ हुस्न का पैकर नहीं थी, बल्कि एक आजाद रूह भी थी। मर्दों की दुनिया में औरत की हिकमरानी, इस वक्त का समाज मर्दों के हाथ में था, मगर बेगम जान ने अपनी जहानत से उनके खेल के उसूल बदल दिए थे। वो शायरी करती, सियासत पर बहस करती और शतरंज में नवाबों को मात दे देती। किसी को उम्मीद न थी कि एक औरत यूं मर्दों के बराबर खड़ी हो सकती है। एक दिन लखनऊ के एक नामूर ताजिर मिर्जा दाऊद ने बेगम जान को खरीदने की कोशिश की। उसने सोने के सके, जवाहरात और जागीरें पेश की, लेकिन बेगम जान ने एक जोरदार कहकहा लगाया और कहा, बेगम जान को कोई फरोख्त नहीं कर सकता। मिर्जा साहब, ये वो शमा है जो अपने ही रोशनी में जलती है। इश्क और आज़ादी की जंग बेगम जान के हुस्न पर कई लोग फरीफ्ता थे, लेकिन एक शख्स था जो उसके दिल में घर कर गया। रिहान, जो एक आम मगर ईमानदार आदमी था। इसकी सादगी और सच्चाई ने बेगम जान को मुतासिर किया, लेकिन उस मोहब्बत के रास्ते में दुनिया की रुकावटें थीं। लखनऊ के रईस इसकी आज़ादी से खाइफ थे। उन्होंने उसे काबू में लाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आखिरकार कुछ दुश्मनों ने साजिश की और एक रात उस पर हमला कर दिया। आखिरी जंग बेगम जान ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी हिफाजत के लिए हथियार हथियार उठा लिए और भरपूर मुजामत की। वो आखिरी लम्हे तक लड़ी, लेकिन जख्मों की ताब न ला सकी। जब सुबह हुई तो लखनऊ वालों ने देखा कि बेगम जान की कहानी खत्म हो चुकी थी, मगर उसकी रूह जिंदा है थी। कहते हैं कि आज भी लखनऊ की गलियों में जब हुआ में चंबीली की खुशबू फैलती है, तो लोग सरगोशी में कहते हैं, बेगम जान मरी नहीं, वो आज भी जिंदा है, हर आजाद रूह में, हर बेखौफ औरत में। अहमद एक गरीब मगर खुददार नौजवान था, जिसकी जिंदगी गर्बत और महरूमियों के साए में गुजरी। वो एक छोटे से गांव में रहता था, जहां ज्यादातर लोग मजदूरी करते थे। अहमद के वालिद एक मामूली किसान थे और घर का खर्च मुश्किल से पूरा होता था। बचपन से ही अहमद ने गर्बत के सख्त सबक सीखे, मगर उसका दिल हमेशा बुलंद हौसलों और ख्वाबों से भरा रहता था। अहमद को यकीन था कि तालीम ही वो रास्ता है जो उसे और उसके खानदान को गर्बत से निकाल सकती है। उसने दिन रात मेहनत की, दिन में खेतों में काम करता और रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के लोगों को अहमद की मेहनत पर हैरत होती, मगर वो किसी की परवाह किए बगैर अपने ख्वाबों के पीछे भागता रहा। अहमद के गांव में जैनब नाम की एक लड़की रहती थी, जो उसकी बचपन की दोस्त थी। जैनब के वालिदैन भी गरीब थे, मगर जैनब अहमद की मेहनत और खुलूस की बहुत कदर करती थी। वो हमेशा अहमद को हौसला देती और कहती, अहमद, एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे, अल्लाह तुम्हारी मेहनत का सल्ला जरूर देगा। जैनब के अल्फाज अहमद के लिए एक रोशनी का मीनार थे। कई सालों की जदोजहद के बाद अहमद ने स्कॉलरशिप पर एक बड़े शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उसने अपनी मेहनत जारी रखी, दिन में क्लासें लेता और रात को मुख्तलिफ जगहों पर काम करता। वक्त के साथ उसकी मेहनत रंग लाई। अहमद ने इंजीनियरिंग की डिग्री एली नंबरों से मुकम्मल की
और एक अच्छी कंपनी में मुलाजमत हासिल कर ली। जब अहमद अपने गांव वापस आया तो वो पहले वाला अहमद नहीं रहा था। उसकी मेहनत ने उसे न सिर्फ माली तौर पर मजबूत बनाया था, बल्कि उसने गांव के लोगों के लिए भी एक मिसाल कायम की थी। उसने अपने वालिदैन के लिए एक नया घर बनाया, ज़ैनब से शादी की और गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला ताकि कोई और बच्चा तालीम से महरूम न रहे। ज़ैनब हमेशा अहमद के साथ खड़ी रही, चाहे हालात कैसे भी हों। उन दोनों की मोहब्बत ने यह साबित कर दिया कि हकीकी मोहब्बत दौलत या हालात की मोहताज नहीं होती, बल्कि इंसान के किरदार और खुलूस पर यकीन रखती है। अहमद और ज़ैनब की कहानी गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई। अहमद है कि जदोजहद हमें सिखाती है कि मुश्किलात इंसान को तोड़ने के बजाय उसे मजबूत बनाती हैं, अगर वो हार मानने के बजाय मेहनत को अपना शियार बनाए। ये कहानी इन तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो अपनी मुश्किलात को अपनी कामयाबी की राह में रुकावट समझते हैं। अहमद और ज़ैनब ने यह साबित किया कि सब्र, खुलूस और मेहनत से हर ख्वाब को हकीकत में बदला जा सकता है। एक जमाने की बात है, एक दो रफ्तादा गांव में एक शख्स रहता था जिसे सब बहरूपियाज कहते थे। उसका असल नाम किसी को मालूम ना था। वो रोज नई शक्ल में गांव आता, कभी फकीर, कभी सिपाही, कभी जोगी तो कभी सौदागर। उसके भेस इतने असली लगते कि लोग धोखा खा जाते। एक दिन वो गांव आया तो एक अंधे बाबा का रूप धारा, हाथ में लाठी, चेहरे पर जाला और बोलचाल में आजिज़ी। वो मस्जिद के बाहर बैठा रहा और लोगों से मदद मांगता रहा। गांव के लोग रहम दिल थे, उन्होंने पैसे, खाना और कपड़े दिए। शाम को वो चपके से करीबी जंगल के कुचे मकान में गया, अपना रूप बदला और खुशी से सब सामान गिनने लगा। अगले दिन वो शहर से एक नवाब के रूप में आया, शान और शौकत, खादिम और सोने की बनी हुई छुड़ी के साथ। गांव वालों को बताया कि वो जमीन खरीदने आया है ताकि एक मदरसा तामीर करवा सके। सब बहुत मुतासिर हुए। गांव के नंबरदार ने उसे अपने घर खाने की दावत दी और उसे अपनी बेटी के रिश्ते की पेशकश भी कर दी। मगर गांव का एक नौजवान फहीम इस बहरूपिये पर शक कर बैठा। उसने नवाब की बोली और हिरकात में कुछ तजाद महसूस किया। फहीम ने चुपके से उसका पीछा किया और रात को उसे वही अंधे बाबा के कपड़ों में जंगल के मकान में देखा। अब सच उस पर खुल चुका था। अगली सुबह फहीम ने गांव के चौक पर सबको बुलाया और बहरूपिये का पॉल खोल दिया। पहले तो लोगों ने यकीन न किया, मगर जब फहीम ने उसके भैंस के सबूत दिखाए तो सब हैरान रह गए। बहरूपिया खुद को बचाने के लिए गड़गड़ाया, मगर लोगों का दिल पत्थर हो चुका था। नंबरदार ने हुक्म दिया कि उसे गांव से निकाल दिया जाए। फहीम ने कहा, अगर तुमने अपनी सलाहियत अच्छे कामों में लगाई है, होती तो आज तुम इज्जतदार होते, चोर नहीं। बहरूपिया खामोशी से सिर झुकाकर चल दिया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में पशिमानी की नमी थी। शायद वो अब भैंस तो बदल सकता था, मगर अपनी हकीकत नहीं। मुकरमा शहर के एक मारूफ अस्पताल में मलाइका नामी एक होनहार और हमदर्द डॉक्टर काम करती थी। उसकी नरमी, शफकत और मेहनत की वजह से मरीज उसे बेहद पसंद करते थे। वो हमेशा कोशिश करती थी कि हर मरीज को बेहतरीन इलाज और सही मशवरा दे। एक दिन एक परेशान हाल औरत, जिसका नाम फातिमा था, अपनी जवान बेटी के साथ अस्पताल आई। फातिमा की आंखों में बेचैनी थी और उसकी बेटी साइमा का चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। मलाइका ने नरमी से उनका इस्तकबाल किया और पूछा, क्या हुआ है, क्यों परेशान लग रही हैं? फातिमा ने गहरी सांस ली और कहा, डॉक्टर साहबा, साइमा की तबीयत कई दिनों से खराब है। उसे अक्सर चक्कर आते हैं और मतली महसूस होती है। हमने कई दवाएं आजमाई हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। मलाइका ने गौर से साइमा का मायना किया और कुछ सवालात किए। उसने महसूस किया कि साइमा की अलामात किसी संगीन बीमारी की निशानदही कर सकती हैं। उसने फातिमा को तसल्ली दी और कहा, परेशान न हूं, हम मुकम्मल जांच करेंगे। सबसे पहले हमें एक अल्ट्रासाउंड कराना होगा ताकि हम किसी हों भी मुमकिना मसले को जान सकें। फातिमा और साइमा दोनों परेशान थीं, मगर डॉक्टर मलाइका की बातों ने उन्हें कुछ इत्मीनान दिया। वो उन्हें अस्पताल के अल्ट्रासाउंड रूम में ले गई, जहां माहिर तकनीशियन ने साइमा का अल्ट्रासाउंड किया। जब रिपोर्ट आई तो ये मलाइका ने गौर से देखी और मुस्कुराकर कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपकी बेटी को कोई संगीन बीमारी नहीं है। उसकी तबीयत खराब होने की वजह
आयरन और दीगर जरूरी गजाई अज्जा की कमी है। फातिमा ने सुकून की सांस ली और कहा, अल्लाह का शुक्र है। मैं बहुत डर गई थी कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो। मलाइका ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, जी हाँ, बाज औकात हम बिला वजह खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि आपने बवक्त अस्पताल आने का फैसला किया। अब मैं आपको कुछ दवाएं और खुराक में तब्दीली के बारे में मशूरा दूंगी, जिससे साइमा जल्द ठीक हो जाएगी। फातिमा और साइमा खुश थीं कि उन्हें हमारे यहाँ हमेशा की तरह सहूलत और एहतराम का माहौल मिलेगा। एक अच्छी और मेहरबान डॉक्टर मिली, जिसने न सिर्फ बीमारी की दर्द तशखीस की, बल्कि उनका खौफ भी खत्म किया। जाते वक्त फातिमा ने मलाइका का हाथ थामा और कहा, डॉक्टर साहिबा, आप वाकई एक फरिश्ता हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। मलाइका मुस्कुरा दी। ये लम्हा ही उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी। वो जानती थी कि एक अच्छा डॉक्टर न सिर्फ इलाज करता है, बल्कि मरीजों के दिलों से खौफ भी निकाल देता है। लाइबा एक हमदर्द, नेक सीरत और खुश अखलाक लड़की थी, जिसकी मुस्कुराहट हर किसी का दिल मोह लेती थी। वो अपने मोहल्ले में सबकी मदद करने में पेश पेश रहती। उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और वो अपनी खाला के साथ रहती थी। दूसरी तरफ हाजी जुबैर नवाज, हाजी साहब के बेटे, एक दीनदार और बाखलाक नौजवान थे। उनके वालिद हाजी अब्दुर्रहमान पूरे मोहल्ले में इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। वो सख्त मिजाज जरूर थे, मगर दिल के निहायत नर्म इंसान थे। हाजी जुबैर नवाज की परवरिश एक नेक माहौल में हुई थी और वो अपने वालिद के उसूलों का एहतराम करता था। लाइबा और हाजी जुबैर एक ही मोहल्ले में रहते थे। हाजी जुबैर हमेशा उसकी नेकियों और अखलाक से मुतासिर था, मगर कभी अपनी पसंद का इजहार ना कर सका। वो जानता था कि उसके वालिद रवायती सोच रखते हैं और किसी आम खानदान की लड़की को बहू बनाने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन तकदीर के खेल भी निराले होते हैं। एक दिन मोहल्ले में किसी की शादी थी, जहां हाजी जबीर ने देखा कि लाइबा एक बूढ़ी खातून की मदद कर रही थी। उसकी हमदर्दी और हुस्न सलूक ने जुबैर नवाज के दिल पर गहरा असर छोड़ा। उसने फैसला किया कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ लाइबा से। मगर यह काम इतना आसान न था। हाजी जुबैर ने हिम्मत करके अपनी माँ से बात की। माँ जानती थीं कि उनके शौहर सख्त गैर हैं, मगर वो बेटे की खुशी के लिए कोशिश करने को तैयार हो गईं। जब हाजी अब्दुर्रहमान को यह बात मालूम हुई, तो वो सख्त नाराज हुए। हमारी बहू किसी बड़े घराने की होनी चाहिए। यूं हर किसी की बेटी को घर ले आना हमारे खानदान की रवायत नहीं, हाजी अब्दुर्रहमान ने सख्त लहजे में कहा। हाजी जबीर ने अदब से जवाब दिया, आबा जान, क्या दीन ने हमें यही सिखाया है? क्या नेकी, हुस्न अखलाक और अच्छे किरदार की कोई अहमियत नहीं? लाइबा का इखलाक और उसकी नेक नीति किसी बड़े खानदान की लड़की से कम है क्या? हाजी अब्दुर्रहमान खामोश हो गए। वो जानते थे कि हाजी जबीर ठीक कह रहा है, मगर उनका दिल अभी भी अपनी रवायात में फंसा हुआ था। चंद दिन बाद एक दिन हाजी अब्दुर्रहमान ने अपनी आंखों से देखा कि लाइबा एक गरीब औरत को खाना दे रही थी और एक बच्चे के फटे कपड़े सी रही थी। उनके दिल में एक तब्दीली आ गई। अगली सुबह हाजी अब्दुर्रहमान ने जबीर नवाज को बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम्हारी पसंद वाकई ऐसी नेक लड़की है, तो मैं उसे बहू बनाकर खुशी महसूस करूंगा। हाजी जुबैर की खुशी का कोई ठिकाना न था। कुछ दिन बाद हाजी अब्दुर्रहमान खुद लाइबा की खाला के घर रिश्ता लेकर गए। यूं एक नेक मोहब्बत को इज्जत और कबूलियत मिल गई। शादी के बाद हाजी अब्दुर्रहमान ने एतराफ किया, बेटा, तुमने सही फैसला किया। वाकई नेक नीति और अच्छे उखलाक से बड़ी कोई चीज नहीं। और यूं मोहब्बत ने रवायात को शिकस्त दे दी और हाजी जुबैर और लाइबा की जिंदगी खुशियों से भर गई। साबरीना हमेशा से अपनी शादी को एक यादगार लम्हा बनाना चाहती थी। वो बचपन से ही सोचती आई थी कि जब उसकी शादी होगी तो हर चीज बेहतरीन और शानदार होगी। अब जबकि इसके घर वाले इसके लिए रिश्ता तय कर चुके थे और तारीख भी करीब आ रही थी, साबरीना ने फैसला किया कि सबसे पहले शादी हाल की बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे अहम चीज थी। हाल की तलाश साबरीना ने अपनी माँ, बड़ी बहन नायाब और अपनी सबसे करीबी दोस्त आयशा के साथ शहर के बेहतरीन शादी हाल्स देखने का प्रोग्राम बनाया। वो चाहती थी कि हाल कशादा हो, खूबसूरत हो और सबसे बढ़कर खाने का इंतजाम शानदार हो। पहला हाल जो उन्होंने देखा वो काफी बड़ा और शानदार था,
लेकिन बुकिंग बहुत महंगी थी और उनके बजट से बाहर थी। दूसरा हाल किसी हद तक मुनासिब था, मगर वहां पार्किंग का मसला था। तीसरा हाल उन्हें पसंद आ गया, लेकिन जब उन्होंने मैनेजर से बुकिंग के बारे में पूछा, तो पता चला कि शादी की उनकी मुकर्ररा तारीख पर वो पहले से बक था। मिसाली हाल की बुकिंग साबरीना मायूस होने ही वाली थी कि नायाब को एक और शादी हाल का ख्याल आया, जो हाल ही में शहर में बहुत मशहूर हुआ था। वो सब फौरन वहां पहुंचे। हाल का नाम जहान शादी हाल था। जब वो अंदर दाखिल हुए तो सब हैरान रह गईं। हाल न सिर्फ खूबसूरत था, बल्कि इंतजामिया भी बहुत ताउन करने वाली थी। क्रिस्टल लाइट्स की चमक, डलक्स स्टेज, फूलों की सजावट और बेहतरीन बैठने का इंतजाम देखकर साबरीना का दिल खुश हो गया। यही हाल ठीक रहेगा, साबरीना ने खुशी से कहा। बुकिंग का मरहला वो सब हाल के मैनेजर के ऑफिस में पहुंचे। मैनेजर एक खुश अखलाक आदमी था, जिसका नाम जहान था। जी बैठी, आपको किस तारीख की बुकिंग चाहिए? साबरीना ने मुस्कुराया। हमें अगले महीने की 15 तारीख के लिए बुकिंग चाहिए। मैनेजर ने अपनी रजिस्टर खोली और तारीख चेक की। आप खुश नसीब हैं, ये तारीख अभी दस्तयाब है। साबरीना और उसकी माँ खुश हो गईं। फिर उन्होंने हाल की सजावट, खाने के मीनू और देगर सहूलियात के बारे में बातचीत की। साबरीना ने अपनी पसंदीदा डिशेस चनी, बिरयानी, कोरमा, चकन तका और मीठे में गुलाब जामुन। जब तमाम तफसीलात तय हो गए, तो मैनेजर ने बुकिंग की रसीद दी और कुछ एडवांस रकम ली। खुशी का लम्हा जब साबरीना और उसका खानदान हाल से बाहर निकले, तो सबके चेहरों पर खुशी थी। साबरीना को महसूस हो रहा था कि उसकी शादी का ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है। घर आकर उसने फौरन अपने मंगीतर शहाब को फोन किया और खुशी खुशी बताया, शहाब, मैंने शादी हाल बक कर लिया। शहाब ने हंसते हुए जवाब दिया, जबरदस्त साम, अब मैं सोट भी जल्दी से बुकिंग करवा लूंगा। साबरीना की हंसी छूट गई। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह आ रहा था और उसकी शादी एक यादगार तकरीब बनने जा रही थी। हमायूं खान एक बहादुर और नडर नौजवान था, जो खैबर पख्तूनख्वा के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका खानदान पश्तून रवायात का पासदार था, जहां बहादुरी, मेहमान नवाजी और गैरत को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। हमायूं के वालिद खान आजम गांव के सरदार थे और अपनी दानाई और इंसाफ पसंदी की वजह से बहुत इज्जतदार समझे जाते थे। हमायूं बचपन से ही एक ज़हीन और जफाकिश लड़का था। इसकी आंखों में ख्वाबों की चमक और दिल में कुछ बड़ा करने की जस्तजू थी। वो अक्सर अपने वालिद से कहता, बाबा, मैं दुनिया में कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मेरा नाम हमेशा याद रखा जाए। खां आजम हमेशा मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखते और कहते, बेटा, इंसान का नाम उसके अमल से बनता है। तुम्हें अगर दुनिया में पहचान चाहिए तो ईमानदारी और बहादुरी को अपना उसूल बनाओ। हुमायूं ने अपने गांव में स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद पेशावर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वो अपनी पढ़ाई में इतना मेहनती था कि चंद ही सालों में उसका शुमार ज़हीन तालिब इल्मों में होने लगा। मगर उसका दिल हमेशा अपने गांव के लोगों के लिए धड़कता था। वो जानता था कि उसका गांव तरक्की से कोसों दूर है, जहां ना अच्छी सड़कें थीं, ना अस्पताल और ना ही जदीद तालीम के मौके। तालीम मुकम्मल करने के बाद हुमायूं खान ने फैसला किया कि वो अपने गांव की तरक्की के लिए काम करेगा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी और अपनी मेहनत से गांव में एक जदीद स्कूल बनाने का इरादा किया। जब वो ये ख्वाब लेकर अपने वालिद के पास गया, तो उन खान आजम ने फख्र से कहा, बेटा, ये काम आसान नहीं होगा, मगर अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हुमायूं इसने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी मंसूबाबंदी बताई। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा कि ये नामकन है, लेकिन हुमायूं के अज़्म ने सबको कायल कर लिया। उसने हुकूमती इदारों से मदद मांगी, शहर के मखीर हजरात से चंदा उठा किया और खुद दिन रात मेहनत करके स्कूल की तामीर में लग गया। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक जदीद स्कूल तामीर हो गया, जहां गांव के बच्चे जदीद तालीम हासिल कर सकते थे। इफ्तिताह के दिन पूरा गांव इकट्ठा था। हुमायूं खान ने जब बच्चों को क्लासरूम में बैठे देखा, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके वालिद ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि इंसान का नाम उसके अमल से बनता है। आज तुम सिर्फ मेरे नहीं, पूरे गांव के हीरो हो। यूं हुमायूं खां की मेहनत रंग ले आई
اور وہ एक नई नस्ल के ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाला मसीहा बन गया। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई कि अगर नीयत हो, यूं हमायों खां और इज़्म मजबूत, तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं। लाहौर के एक व्यस्त चौराहे पर जहां लोग अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ में व्यस्त थे, वहां एक छोटा सा चाय का ढाबा था। इस ढाबे पर एक युवा लड़का शाहरुख खान चाय बेचता था। लोग मुस्कुराते थे और कभी कभी उसके नाम पर मजाक करते थे, लेकिन वह जवाब में हमेशा आत्मविश्वास भरी मुस्कान देता था। शाहरुख का जीवन आसान नहीं था। जब वह बच्चे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी मां ने दूसरों के घरों में काम करके अपना जीवन बिताया, अपनी गरीबी के बावजूद। शाहरुख के सपने बड़े थे। वह अक्सर अपने चाय की दुकान पर आने वाले ग्राहकों से कहते थे, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कुछ ने उन्हें प्रोत्साहित किया और कुछ ने मुस्कुराते हुए चाय का कप पकड़ लिया। एक दिन लाहौर के एक मशहूर डायरेक्टर उनकी चाय की दुकान के पास से गुजरे। उन्होंने शाहरुख की जोशीली बातें सुनी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक देखी। उन्होंने मजाक करते हुए कहा, अरे, अगर आपका नाम शाहरुख खान है तो एक्टिंग भी आएगी। शाहरुख हंसे और तुरंत बोले, सर, अगर मौका मिले तो मैं ये साबित कर सकता हूँ। निर्देशक की रुचि हुई और उन्होंने उन्हें एक ऑडिशन की पेशकश की। शाहरुख ने मौका नहीं छोड़ा। अपने चाय बेचने के कौशल का उपयोग करते हुए उन्होंने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए भूमिका में जान डाल दी। कुछ महीने बाद शाहरुख को लाहौर में एक नाटक में एक छोटी सी भूमिका मिली। उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की, दिन में चाय बेची और रात में रिहर्सल की। उनके समर्पण और जुनून को देखकर निर्देशक ने उन्हें एक बड़े प्रोजेक्ट में काम देने का फैसला किया। समय बीतता गया और शाहरुख खान, जो कभी चाय बेचते थे, अब एक उभरते अभिनेता थे। उनकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों को आश्चर्य हुआ, एक साधारण चाय बेचने वाला टीवी स्क्रीन पर कैसे पहुंच गया। एक दिन जब वह इंटरव्यू में थे तो एक रिपोर्टर ने पूछा, शाहरुख, अगर आपको अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं चाय बेचने के लिए वापस जाऊंगा, लेकिन इस बार अपने कैफेटेरिया में। इतना कहकर वह हंस पड़े और पूरा स्टूडियो उनकी कहानी की सराहना करने लगा। शाहरुख खान चाय वाला अब सिर्फ चाय वाला नहीं रहे, बल्कि वह लाखों लोगों के लिए एक उदाहरण बन गए थे कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने में कुछ नहीं लगता, बस मेहनत और विश्वास की जरूरत होती है। उन्वान: गांव का चालाक बकरी। गांव चौक नंबर 42 में हाजी रमजान का नाम बड़ा मशहूर था। वो खेती बाड़ी के साथ साथ बकरियां भी पालते थे। उनके पास कई बकरियां होंगी थीं, मगर सबसे ज्यादा मशहूर कालो नाम का बकरा था। कालो कोई आम बकरा नहीं था। वो इतना चालाक था कि पूरे गांव में उसकी होशियारी के चर्चे थे। हाजी रमजान को उससे बहुत प्यार था, मगर साथ ही वो उसकी शरारतों से तंग भी रहते थे। कालो की शरारतें: कालो की सबसे बड़ी आदत ये थी कि वो गांव के हर खेत में जाकर सब्जियों और फसलों पर हाथ साफ कर देता। एक दिन गांव के चौधरी साहब ने हाजी रमजान से शिकायत की, हाजी साहब, आपका बकरा हमारे गोभी के खेत में घुसकर आधी फसल चटकर गया है। हाजी साहब शर्मिंदा हो गए और बोले, चौधरी साहब, मैं आज ही उसे बांध देता हूं। मगर मसला ये था कि कालो इतना ज़हीन था कि जब भी हाजी रमजान उसे बांधते, वो किसी न किसी तरह रस्सी खोलकर भाग निकलता। गांव वालों का मंसूबा: गांव वाले कालो की हरकतों से तंग आ चुके थे। एक दिन सबने मिलकर फैसला किया कि कालो को पकड़कर हाजी रमजान को शिकायत लगाई जाए। चौधरी साहब ने एक चालाक मंसूबा बनाया। उन्होंने खेत के एक किनारे पर ताजा गोभी रखी और कुछ दौड़ जाल बिछा दिया। जैसे ही कालो खाने के लिए पहुंचा, वैसे ही गांव वालों ने इस पर जाल डाल दिया और खुशी से नारे लगाए, आखिरकार पकड़ लिया बकरे चोर को। कालो की होशियारी: कालो ने एक नजर चारों तरफ देखा, फिर एकदम सीधा हुआ
और मजलूम सा मुना बनाकर मुमियाने लगा, जैसे मासूम हो और कभी किसी की गोभी न खाई हो। गांव वालों को थोड़ा रहम आया, मगर चौधरी साहब बोले, अब उसको हाजी साहब के पास ले चलो। हाजी रमजान को जब खबर मिली कि उनका कालो पकड़ा गया है, तो वो घबरा गए। वो दौड़ते हुए आए और कालो को बेबसी से देखने लगे। मगर उससे पहले कि गांव वाले कोई फैसला करते, कालो ने एक जोरदार छलांग लगाई और जाल तोड़कर भाग निकला। गांव वाले हैरान रह गए और हाजी रमजान बेअख्तियार हंसने लगे। इंजाम हाजी रमजान ने गांव वालों से वादा किया कि वो कालो को किसी तरह काबू में रखेंगे, मगर गांव वालों को पता था कि कालो की चालाकी किसी वादे की मोहताज नहीं। आखिरकार गांव के सब लोग इस बात पर हंसने लगे कि यह बकरा वाकई पूरे गांव का सबसे होशियार और शरारती जानवर है। तब से कालो को गांव का वजीर शरारत कहा जाने लगा और उसकी चालाकियों की कहानियां हर महफिल में सुनाई जाने लगीं। फारूक एक मशहूर चोर था। शहर के कई इलाकों में उसके चर्चे थे। वो इतनी होशियारी से चोरी करता कि पुलिस के हाथ कभी ना आता। हर चोरी के बाद लोग हैरान रह जाते कि आखिर ये चोर कौन है जो ना कोई निशान छोड़ता है और न ही पकड़ा जाता है। चोरी का फन फारूक का उसूल था कि वो सिर्फ अमीरों के घरों को निशाना बनाता। उसका मानना था कि गरीबों के पास चोरी करने के लिए कुछ नहीं होता। वो हर चोरी के बाद बड़ी महारत से सबूत मिटाता और शहर के दूसरे हिस्से में जाकर रोपूश हो जाता। एक रात फारूक ने एक बड़े बंगले पर नजर रखी। ये शहर के एक नामोर बिजनेसमैन तारिक साहब का घर था। वो कई दिनों से उस घर की निगरानी कर रहा था और जानता था कि आज रात सब घर वाले शादी पर गए होंगे। रात की वारदात आधी रात को फारूक ने महारत से दीवार फलांगी और घर के अंदर दाखिल हो गया। हर चीज कीमती थी। हर कमरे में सोने और चांदी के जेवरात पड़े थे। वो जल्दी जल्दी सामान समेटने लगा, मगर जैसे ही वो सोने के जेवरात की तरफ बढ़ा, अचानक एक आवाज आई, कौन है वहां? फारूक के हाथ कांप गए। उसने सोचा सब घर वाले तो शादी पर गए थे, फिर ये कौन है? गैर मुतवक्का सामना आवाज की समत देखा तो एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, तकरीबन 7 साल की। वो डर कर बोली, आप चोर हैं? फारूक हैरान हुआ। आम तौर पर लोग चोर देखकर शोर मचाते हैं, मगर ये बच्ची खौफजदा होने के बजाय खामोशी से उसे देख रही थी। बच्ची बोली, मेरे बाबा कहते हैं कि चोरी करना बुरा काम है। आप क्यों चोरी कर रहे हैं? फारूक उलझन में पड़ गया। वो चोर था, मगर उसका दिल इतना है कि वो अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता है। सख्त न था कि एक मासूम बच्ची की आंखों में आंसू देख सके। दिल की तब्दीली फारूक ने गहरी सांस ली और धीरे से पूछा, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? बच्ची ने जवाब दिया, बाबा ने कहा था कि वो जल्दी आएंगे, मगर वो कभी वापस नहीं आए। अब मेरी माँ कहती हैं कि हमें बहुत पैसों की जरूरत है, वरना हम अपना घर खो देंगे। ये सुनकर फारूक के दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई। वो जो हमेशा अमीरों के घरों में चोरी करता था, आज एक ऐसे घर में घुस आया था जो पहले ही मुश्किलात में था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद फारूक ने वो सब जेवरात जो उसने समेटे थे वापस रख दिए। फिर उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और बच्ची के हाथ में दे दिए। ये रख लो और अपनी माँ को बताना कि तुम्हारे बाबा की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चोर का नया रास्ता इस रात के बाद फारूक ने चोरी छोड़ दी। वो जान गया था कि चोरी सिर्फ चीजें नहीं, बल्कि किसी का सुकून और उम्मीद भी छीन लेती है। आज वो लोगों की मदद करता है, मगर एक नए अंदाज में। वो जो कभी चोर था, अब दूसरों के लिए रोशनी का जरिया बन गया था। चाहत अली खां का नाम इलाके में हर किसी की जबान पर था। कोई उसे मोहब्बत से चाहत भाया कहता, तो कोई तंज या अंदाज में सीमेंट वाला कहकर पुकारता। उसकी कहानी आम नहीं थी, बल्कि मेहनत, लगन और किस्मत की एक दिलचस्प दास्तान थी। चाहत अली खां का असल नाम है मोहम्मद अली वास था, मगर बचपन से ही उसे चाहत कहकर बुलाया जाता था। शायद उसकी बेपनाह मोहब्बत और लोगों के साथ हुस्न सलूक की वजह से। उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। वालिद मजदूर थे और बेमुश्किल 2 वक्त की रोटी कमाते। बचपन गुर्बत में गुजरा, मगर चाहत के ख्वाब हमेशा ऊंचे थे। चाहत अली ने फैक्ट्री में दिन रात मेहनत की। सुबह सबसे पहले आता और रात देर तक काम करता। शुरू में महज एक मजदूर था, मगर जल्द ही अपनी ईमानदारी और मेहनत की बदौलत सुपरवाइजर बन गया।
मगर उसका ख्वाब मजदूरी करना नहीं था, बल्कि कुछ बड़ा बनना था। उसने सीमेंट के कारोबार को गौर से देखा, कीमतें, मुनाफे और मार्केट की तलब को समझा। कुछ सालों में उसने अपनी छोटी सी सीमेंट की दुकान खोल ली। शुरू में मुश्किल हुई, मगर उसकी सच्चाई और ईमानदारी ने ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया। आहिस्ता आहिस्ता उसका कारोबार बढ़ने लगा। अब वो सिर्फ सीमेंट नहीं बेचता था, बल्कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी काम शुरू कर चुका था। 10 साल के अंदर अंदर उसने अपने शहर में एक बड़ी सीमेंट फैक्ट्री लगा ली। लोग हैरान थे कि एक मजदूर से सनअतकार बनने का ये सफर कैसे मुमकिन हुआ। मगर जो लोग उसे जानते थे, वो समझते थे कि ये सब उसकी मेहनत, ईमानदारी और कभी हिम्मत न हारने की वजह से मुमकिन हुआ। अब चाहत अली खां के पास दौलत की कमी न थी, मगर उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपने पुराने दिनों को नहीं भूला था। उसने अपनी फैक्ट्री में मजदूरों के लिए बेहतरीन सहूलतें दें, उनके बच्चों की तालीम के लिए स्कूल बनवाया और अपने गांव में एक अस्पताल भी तामीर करवाया। आज भी जब लोग उसे चाहत भाई या सीमेंट वाला कहते, तो वो मुस्कुरा कर कहता, हाँ भाई, मैं वही सीमेंट वाला हूं जो कभी खुद सीमेंट के थैले उठाता था और आज दूसरों को रोजगार देता है। तारिक मसूद एक मेहनती और ईमानदार शख्स था, जो लाहौर की गलियों में एक छोटा सा तन्नूर चलाता था। वो दिन भर मेहनत करता, रोटियां लगाता और लोगों को गर्म गर्म नान पेश करता। उसकी दुकान पर हर तबके के लोग आते, कोई मजदूर, कोई दुकानदार और कुछ ऐसे भी जो फाका कशी का शिकार होते। तारिक का दिल बहुत नर्म था। अगर कोई भूखा आता और कहता कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो उसे खाली हाथ न जाने देता। वो जानता था कि भूख कितनी अजियतनाक चीज है। यही वजह थी कि उसहें की दुकान पर कई गरीब लोग रोज आते और वो उन्हें चुपके से 2 रोटियां पकड़ा देता। कुछ लोग हैरान होते कि वो नुकसान में क्यों काम कर रहा है, मगर वो हमेशा कहता, ये अल्लाह की तरफ से मुझ पर एक आजमाइश है। अगर मैं किसी भूखे को खाना खिला सकता हूं, तो इससे बड़ी कोई नेकी नहीं। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसकी दुकान पर आई। उसके कपड़े बोसीदा थे, चेहरा धूप और गरबत की मारी झरियों से भरा हुआ था। वो नजरें झुकाए बोली, बेटा, 2 रोटियां दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तारिक ने मुस्कुराकर रोटियां उसके हाथ में रख दें और कहा, माँ जी, हम रोटी के लिए पैसे की जरूरत नहीं, बस दुआ दे दीजिए। औरत की आंखों में आंसू आ गए और वो दुआ देती हुई चली गई। अगले दिन वही औरत दोबारा आई, लेकिन उस बार उसके साथ एक नौजवान भी था। नौजवान की आंखों में उम्मीद थी। उसने कहा, चाचा, मैं बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में था। मेरी माँ ने आपके बारे में बताया। क्या आप मुझे अपने तन्नूर पर काम पर रख सकते हैं? तारिक ने उसे गौर से देखा। वो एक बाहमत नौजवान लग रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेहनत में बरकत है। अगर तुम्हें काम करना आता है तो आज से ही शुरू करो। यूं वो नौजवान तारिक के साथ काम करने लगा। दिन गुजरते गए और उसकी मेहनत और दयानतदारी की वजह से दुकान और ज्यादा चलने लगी। कुछ ही उरसे में तारिक ने एक और तन्नूर खोला, जिसका इंतजाम इस नौजवान के स्पर्द कर दिया। तारिक का हुस्न सलूक और ईमानदारी मशहूर होने लगी। वो सिर्फ एक रोटियां बेचने वाला नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जो दूसरों की मदद करके खुशी महसूस करता था। उसके तंदौर पर जो भी आया, खाली हाथ नहीं गया। कुछ ही सालों में उसके शहर में कई तंदूर खुल गए और हर जगह यही है उसूल था, कोई भूखा नहीं जाएगा। एक दिन एक बड़ा ताजिर उसके पास आया और कहा, मसूद भाई, आपके तन्नूर बहुत मशहूर हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर बड़ा कारोबार करें। तारिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा कारोबार सिर्फ रोटियां बेचने का नहीं, बल्कि भूख मिटाने का है। अगर तुम भी मेरे साथ उस हैं, नीयत से आओ तो खुश आमदीद। ताजिर हैरान हुआ, लेकिन तारिक की बात ने उसके दिल को छू लिया। यूं तारिक मसूद का छोटा सा तन्नूर एक बड़े फलाही मंसूबे में बदल गया और उसका नाम तारिक की रोटियां पड़ गया। तारिक मसूद आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि उसने ये साबित किया कि हकीकी कामयाबी सिर्फ दौलत में है नहीं, बल्कि दूसरों की खिदमत में है। एक छोटे से गांव में, जहां सब अपनी अपनी दिलचस्प कहानियों में मसरूफ थे, एक नहायत ही शरारती लड़का रहता था, जिसका नाम बबलो था। बबलो गांव का सबसे चालाक और तजस्सुस से भरपूर लड़का था। उसे हर उस चीज में मजा आता था जिसके करने से मना किया जाए।
एक दिन गांव के नंबरदार ने ऐलान किया कि गांव के बाहर जाना सख्ती से मना है। ये सुनते ही बबलू के दिमाग में हजारों सवालात आ गए। आखिर बाहर जाने पर पाबंदी क्यों है? क्या वहां कोई खफिया खजाना छिपा हुआ है, या शायद वहां कोई देव रहता है? बबलू ने फैसला कर लिया कि वो इस राज का पता लगाकर ही दम लेगा। लेकिन मसला ये था कि उसके वालिदैन ने उस पर कड़ी नजर रखी हुई थी, क्योंकि वो पहले ही कई बार ऐसी हरकतों में पकड़ा जा चुका था। पहला प्लान, चुपके से निकलना। बबलू ने अपनी छोटी बहन गड़िया को एक चॉकलेट देकर कहा, अम्मी को दो और कहना कि ये मेरी तरफ से है। वो खुश हो जाएंगी और मुझ पर शक नहीं करेंगी। गड़िया ने खुशी खुशी चॉकलेट ले ली और अम्मी के पास चली गई। बबलू ने मौका गनीमत जाना और खिड़की से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो नीचे कूदा, मोहल्ले की खाला रेशमा ने देख लिया और जोर से चीखने लगे, अरे बबलू, कहाँ जा रहा है? नंबरदार ने मना किया है बाहर जाने से। बबलू फौरन वापस घर भाग आया। खाला की नजर से बचना मुमकिन नहीं था। दूसरा प्लान, भैंस बदलकर निकलना। बबलू ने सोचा कि शायद भैंस बदलकर निकलने में कामयाब हो जाएगा। उसने अपने वालिद का बड़ा सा कोट पहना, एक पुरानी टोपी सर पर रखी और अपनी दाढ़ी बनाने वाली कटिंग मशीन से जाली मूंछें लगा लें। आईने में देखकर वो खुद हंस पड़ा। अब तो कोई मुझे पहचानेगा ही नहीं। जब वो गांव के बाहर जाने वाली गली की तरफ बढ़ा तो गांव के चौकीदार ने उसे रोक लिया। अरे चाचा, कहाँ जा रहे हो? आप तो बबलू के वालिद लग रहे हो, लेकिन आपकी ऊंचाई कुछ ज्यादा छोटी लग रही है। बबलू ने गहरी आवाज में जवाब देने की कोशिश की, बस जरा हुआ खूरी के लिए जा रहा हूं। चौकीदार हंस पड़ा। बबलू, अपनी आवाज पहचानना इतना भी मुश्किल नहीं। बबलू ने मुन्ना बनाया और वापस घर चला गया। तीसरा प्लान, चुपके से रात को निकलना। बबलू ने सोचा कि दिन में निकलना मुश्किल है, उसलिए रात को निकलना बेहतर होगा। उसने रात को चुपके ही निकलना था, से अपनी टार्च ली और घर से बाहर निकल गया। रास्ता सुनसान और खामोश था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो अपने तजस्सुस को काबू नहीं कर सका। जब वो गांव के बाहर के जंगल में पहुंचा तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी उलों की आवाज, कभी पत्तों की सरसराहट। अचानक एक साया उसके सामने आया। बबलू ने जोर से चीख मारी, भूत बचाओ! वो भागता हुआ वापस गांव पहुंचा और सैयदा अपने बस्तर में जाकर छिप गया। सुबह जब वो उठा तो उसे पता चला कि वो साया गांव का ही कुत्ता था जो उसका पीछा कर रहा था। राज का इंकिशाफ कुछ दिन बाद बबलू ने फैसला किया कि वो नंबरदार से खुद जाकर पूछेगा कि बाहर जाने की ममानात क्यों है। नंबरदार ने पहले तो उसे घूर कर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, बबलू, गांव के बाहर की जमीन पर किसान ने खाद डाल रखी है और वो इतनी बदबूदार है कि हमने लोगों को बचाने के लिए बाहर जाने से मना किया है। ये सुनकर बबलू अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसने इतनी मेहनत की थी सिर्फ ये जानने के लिए कि बाहर खाद की बदबू है। नतीजा, बबलू ने इस वाकये से ये सबक सीखा कि हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। लेकिन उसके दोस्तों को जब ये कहानी पता चली तो सब हंस हंस कर लौटपोट हो गए। बबलू के शरारती कारनामे गांव में हमेशा याद रखे गए और हर बार जब नंबरदार कोई नया हुक्म जारी करता, सब बबलू को घूर कर देखते। अब ये क्या करने वाला है?